नमस्कार बच्चों। आज हम ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बोर्ड में जितने भी डेरिवेशन आने वाले सभी डेरिवेशन के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। हर एक डेफिनेशन डेरिवेशन का मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा, उसको डिराइव करूंगा और फाइनल इक्वेशन हम समझेंगे कैसे आया। ठीक है, हर एक स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स को हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे। हर एक चैप्टर में जितने भी डेरिवेशन पॉसिबल हो सारे के सारे मैंने यहाँ पे डेरिवेशंस इंक्लूड किए हैं। चाहे वो सोल्यूशन चैप्टर हो, चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे पे या फिर आप बोल सके तो थर्मोडायनेमिक्स हो। इन सब चैप्टर में जितने भी डेरिवेशन आते हैं उन सारे के सारे डेरिवेशन को मैंने कवर किया है। और एक और चैप्टर है दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, उस चैप्टर के भी जो जो डेरिवेशन है उसको भी मैंने यहाँ पे डिस्कशन में लिया है। ठीक है, तो आइए चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हर एक डेरिवेशन को हम एक एक कर कर समझने का ट्राई करते हैं। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको हर एक डेरिवेशन आपको समझे, और नहीं समझे तो अब कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हो कि सर ये वाला स्टेप मुझे नहीं समझा, तो मैं उसको ऑब्वियसली एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, आप लोगों के डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम चालू करते हैं अपना पहला डेरिवेशन। ठीक है, पहला डेरिवेशन है हमारा यहाँ पे। अच्छा, डेरिवेशंस क्या क्या करने वाले पहले वो हम देख लेते हैं। कितने डेरिवेशन हमें करने हैं, फाइनली आपको ये पता तो चले कि हाँ इतने डेरिवेशन मुझे करने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने डेरिवेशन आपको करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला जो डेरिवेशन है सॉलिड स्टेट का आएगा। सॉलिड स्टेट का आएगा बच्चों। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट का डेरिवेशन में क्या क्या करना है हमें? तीन डेरिवेशन करना है, मात्र तीन डेरिवेशन। एक पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक, दैट इज एससीसी, और एक पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड, दैट इज एफसीसी, और एक बॉडी सेंटर्ड का। तीन अगर डेरिवेशन आप कर लोगे तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट पूरा चैप्टर खत्म। इसमें तीन ही डेरिवेशन आते हैं और तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड के हिसाब से। फिर दूसरा चैप्टर जो रहेगा, कोई भी आप ले लो, केमिकल काइनेटिक्स ले लो। तो केमिकल काइनेटिक्स में चार डेरिवेशन आते हैं। इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर, फिर उसका हाफ लाइफ, है ना, फिर इंटीग्रेटेड लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन और उसका हाफ लाइफ। ठीक है, और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में एक डेरिवेशन आपको करना है, एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क डन। ठीक है, सोल्यूशन चैप्टर में दो है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मोलार मास ऑफ अ सोल्यूट फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और सिमिलरली फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए। और उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम में हमें टोटल दो डेरिवेशन करना है, एक ऑस्टवल्ड डाइल्यूशन लॉ करना है और एक पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14 को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने डेरिवेशन हो गए? तीन दो पांच, पांच और चार नौ हो गए, नौ एक दस, दस दो बारह, बारह डेरिवेशन है। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और फटाफट सारे के सारे डेरिवेशन को हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कशन में ले लेते हैं। तो पहला डेरिवेशन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला डेरिवेशन क्या है बच्चों यहाँ पे? तो पहला डेरिवेशन दिया गया है आपका, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ मेटल इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। ओके, सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात चल रही है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर दूंगा, एक यहाँ पे मैं ऐसे कर कर चार मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, अनइक्वल शेप के हो गए हैं, मतलब साइज वगैरह, लेकिन ये सारे के सारे इक्वल ही है, आप ऐसा समझ के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे चार आ गए। ठीक है, ये क्या हो गए यहाँ पे, सारे के सारे सिंपल क्यूबिक की बात चल रही है ना, तो सारे के सारे जो भी यहाँ पे कॉर्नर होते हैं वहां पे एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो और जो भी ये यहाँ पे एज है, एज एज कौन सी, इसको हम एज बोलते हैं, इसको हम एक एज बोलेंगे। दूसरी एज ए हो जाएगी, तीसरी एज ए हो जाएगी, चौथी एज ए हो जाएगी। ठीक है, तो एज की जो यहाँ पे वैल्यू है ना वो हमें फिक्स दी गई है। ये फिक्स दी गई है, कितनी है? एच की वैल्यू ए है। क्या है? ए है। तो यहाँ पे चार एज है तो चारों की वैल्यू ए ए हो सके। एक्चुअल में ऐसा पूरा ये बनना चाहिए, पूरा ऐसे क्यूब बनना चाहिए। ठीक है, और क्यूब आप बना सकते हैं यहाँ पे। मैंने कुछ गलती बना दिया है लेकिन क्यूब आपको बनाने आता ही है, तो वैसा ही क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एज को कंप्लीट करने के लिए सर्कल के यहाँ पे एक रेडियस कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे दूसरा रेडियस, यानी कि एक आर जो है यहाँ पे, जो एक ए है उसके लिए क्या आ रहा है यहाँ पे, टू आर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर द सिंपल क्यूबिक निकालना है। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू मिल चुकी है। देखिए, ऐसे चार स्टेप आपको करने हैं, आप चाहिए तो ये स्टेप नोट डाउन कर कर रख लीजिए। ये चार स्टेप तीनों डेरिवेशन में परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर निकालना है हमें तीनों के लिए। सिंपल क्यूबिक का अगर डेरिवेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी, और बॉडी सेंटर्ड के लिए कर रहे हो तो उसके लिए भी है, और एप सेंटर्ड का कर रहे हो उसके लिए भी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो आपको बचपन से मालूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, हाँ ए या फिर इसी को हम आप कह सकते हैं, हाँ ठीक है, ए है आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, पार्टिकल, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल। तो ये कैसे करेंगे, तो जो भी आपका यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू आएगी उसको आप इफेक्टिव पार्टिकल नंबर से यानी कि z से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक के लिए z की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है ना। बॉडी सेंटर्ड के लिए z की जो वैल्यू होती है, z की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है ना। और एफसीसी के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए जो z की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, 4 होती है, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को z की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप इसको इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ये भी कह सकते हो टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब जो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड आएगा उस वैल्यू को, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप है, ये पैकिंग एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज ए क्यूब। तो आपको ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो वैल्यू आए z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी उसको आपको ए क्यूब से डिवाइड करना है। और पैकिंग एफिशिएंसी आप निकाल रहे हो परसेंटेज में, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4 स्टेप अगर आप कर लेते हो तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे डेरिवेशन इजिली समझ पाओगे। तो पहला स्टेप क्या था बच्चों, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। दूसरा स्टेप क्या है यहाँ पे, हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में क्या करना है आपको, जो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ए आर निकालोगे तो वहां पे आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मिल जाएगा। अब वही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को आप जेड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल मिल जाएगा। और फिर क्या करना है, हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज ए क्यूब, और उसी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पे सिंपली पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, चारों स्टेप करना है हमें एक एक स्टेप। पहला स्टेप क्या है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए एंड आर। फिर हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। फिर क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को अगर आप जेड से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल आ जाएगा, फिर पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो चलिए अभी फटाफट यहाँ पे हम देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा बच्चों। तो फर्स्ट स्टेप जो होने वाला है यहाँ पे, क्या होने वाला है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप आपका है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए एंड आर के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो सिंपल हो गया, यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है बच्चों, 2r आ रहा है, यानी कि r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/2, खत्म। r इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a/2 हो गया। अब आपको नेक्स्ट वाला स्टेप करना है। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला मेरे स्मार्ट बच्चों को मालूम है, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे 4/3 है, और पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू तो आप सभी को मालूम ही है। एक काम करिए, पाई की वैल्यू अभी पुट मत करिए, पाई को एज इट इज रहने दीजिए यहाँ पे, और आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यहाँ पे a/2 है, उसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है। अब ये 4/3 हो गया, ए पाई, और ए क्यूब, ए रेस टू क्यूब है तो ए क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, कुछ कुछ कैंसिलेशन कर दोगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें मिल चुका है।
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मिल गया तो हमें क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल निकाल लेना है, फिर हम पैकिंग एफिशिएंसी भी इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम चलिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो थर्ड वाला जो स्टेप है वो क्या है, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इज इक्वल्स टू जेड इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो z की वैल्यू फॉर द सिंपल क्यूबिक z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल कितना आया, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 6 आया है। ठीक है, अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज रहेगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। क्या निकालनी है, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन पहले निकालू, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन होता है यहाँ पे टोटल, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल, बाय द पार्टिकल, बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये होता है पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे है पाई, यहाँ पे मैं पूरा लिखता हूं, पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, तो ये ए क्यूब डिवाइडेड बाय 6 इंटू ए क्यूब। ठीक है, ये जो ऊपर ए 6 था इसको मैं नीचे लेकर आ गया, तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ए क्यूब और ए क्यूब कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, पाई बाय 6। अब मेरे स्मार्ट बच्चों को पाई की वैल्यू मालूम है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 है यहाँ पे, है ना, डिवाइडेड बाय 6 है। तो ये आपका क्या आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। क्या आ गया बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन। अगर आप इसको कैंसिलेशन करते हो तो यहाँ पे 0 पॉइंट आ जाएगा और ये 31 हो गया। ठीक है, तो फाइजा कितना होता है, 30 होता है, तो अगेन एक 1 बचेगा तो 1 इधर दे दिया, और यहाँ पे 14 हो गया, तो 5 टू जा कितना होता है, 12 होता है, तो 12 हो जाएगा, बचेगा 2। ठीक है, तो वापस आप अगर उसको 0 दोगे तो ये 6 थ्री जा कितना हो जाएगा, 6 थ्री जा कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, 18 है ना, बचेगा वापस 2 ही बचेगा, ये 3 3 आते रहेगा, तो ये 0.5233, ये क्या है आपका यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन है। क्या है बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन। अब मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पैकिंग फ्रैक्शन में ही मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये 0.5233 मल्टीप्लाइड विथ 100, तो ये कितना आ जाएगा, अराउंड 52.33% आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पैकिंग एफिशिएंसी मिल चुकी है बच्चों, कितनी है पैकिंग एफिशिएंसी, 52.33। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, तो ये पैकिंग इतना पैक्ड है। ठीक है, तो अगर मुझे वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड निकालना रहेगा या फिर एम्प्टी वॉल्यूम निकालना रहेगा, एम्प्टी या फिर वॉइड स्पेस आप कह सकते हो, वॉइड स्पेस निकालना है, तो वॉइड स्पेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस कितना, ए पैकिंग एफिशिएंसी है, तो पैकिंग एफिशिएंसी को माइनस कर दोगे तो आपको वॉइड स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे 100, 100 माइनस 52.33, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 47.67% मिल जाएगा। तो इतना क्या है यहाँ पे, इतना है वॉइड स्पेस, इतना खाली जगह, और भरा कितना है, तो 52.33% भरा हुआ है। तो ये कितना इजी डेरिवेशन था भाई। यहाँ पे सिंपली हमने फर्स्ट स्टेप में ए एन आर का रिलेशन निकाला, ए एन आर का रिलेशन क्या, आर इज इक्वल टू ए बाई टू, उस आर की वैल्यू को हमने सिंपली वॉल्यूम ऑफ स्पीयर में पुट किया, और वहां से जो आया उसको हमने z से मल्टीप्लाई किया, और जो आया वो क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल। और हमें अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे हम, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और वहां से पैकिंग फ्रैक्शन मिल गया। और पैकिंग फ्रैक्शन में जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगा।
और पैकिंग एफिशिएंसी को अगर आप 100 से माइनस करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, वॉइड स्पेस, यानी कि एम्प्टी स्पेस मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला डेरिवेशन हो गया। डन सर, इतना आसान? यस, इतना आसान है। ठीक है, दूसरा डेरिवेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। सर आपको पहले बॉडी सेंटर्ड लेना चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं, फेस सेंटर्ड हम ले लेते हैं। ठीक है, फेस सेंटर्ड देखो कैसा होता है बच्चों, पहले तो ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, फेस सेंटर्ड कैसा होता है। तो यहाँ पे मैं क्यूब बना देता हूँ, ये आपका क्यूब है, ये ऐसा कुछ क्यूब हो जाएगा। करेक्ट है ना। अब यहाँ पे जितने कॉर्नर है, सभी कॉर्नर पे क्या है, एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है। फेस सेंटर्ड की बात चल रही है तो सभी के सभी कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, अब कितने फेस होते हैं एक क्यूब को, तो 6 फेस होते हैं। तो यहाँ पे 6 के 6 फेस पे भी एक एकदम मैंने ऊपर रखा है, एक राइट हैंड साइड में रखा है, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक बैक साइड में, और ये है आपका फ्रंट साइड में। ठीक है, अब ये सब मैंने क्या किया है, फेस के बीच में रखा है, हर एक फेस के बीच में रखा है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ए एन आर का रिलेशन, है ना। तो एज क्या है, तो एज जितने भी है ना, ये सब एच है। कौन से, तो ये सब एच है, ए वाले एच है, ए वाला एच है, ए एच है, ऐसे ऐसे कर कर टोटल यहाँ पे भी एच है ना। ये सब क्या बच्चों, ये सब है एज, एजेस है। ठीक, ये सब एजेस है ना। अब मुझे ए एन आर का रिलेशन निकालना है। ए एन आर का रिलेशन कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पे जो एज है उसकी वैल्यू तो ए है, वो तो समझ में आती है। ठीक है, अब आप ना इस फेस को ले लो जो अपने फ्रंट साइड में दिख रहा है फेस, इस फेस को ले लो पर्टिकुलरली। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो इस फेस को हमें कंसिडर करना है। किस फेस को, इस फेस को कंसिडर करना है, इस वाले फ्रंट वाले फेस को, है ना। तो फ्रंट वाले फेस को मैं कंसिडर कर रहा हूं। तो फ्रंट वाले फेस को अगर मैंने कंसिडर किया है तो इसके जो देखो फ्रंट वाले ही, फिर जो फेस पे पार्टिकल प्रेजेंट है सिर्फ उसी को रखता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैं फ्रंट वाला फेस ही कंसिडर किया हूं, तो फ्रंट पे जो पार्टिकल है उसी को मैं कंसिडरेशन में ले रहा हूं। ठीक है, तो ये कैसे कंसिडरेशन में आ गया यहाँ पे देखिए, ये वाला है, तो इसको मैं एक यहाँ पे ऐसे बना दिया। ठीक है, और एक ऐसे हो गया, और एक ऐसे हो गया। तो ये मैंने इन शॉर्ट, जो देखो ये फ्रंट में क्या दिख रहा था हमें, ये फेस दिख रहा था, इसका यहाँ पे बीच में एक पार्टिकल रखा गया है, फिर यहाँ पे एक मैंने सर्कल बनाया, और यहाँ पे भी एक मैंने सर्कल बनाया, और यहाँ पे भी एक सर्कल बनाया। ठीक है, तो मैंने फेस डायगोनल कंसिडर करने का ट्राई किया, फेस डायगोनल। तो यहाँ पे कितने आर इन्वॉल्व हो रहे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए एक आर यहाँ से यहाँ तक इन्वॉल्व हुआ, एक आर हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक आर हो गया, एक आर यहाँ से यहाँ तक हो गया, और एक आर यहाँ से यहाँ तक हो गया। यानी कि फेस डायगोनल जो है वो कितना हो गया, 4R हो गया। क्या हो गया बच्चों, 4R। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूं, फेस डायगोनल जो है, फेस डायगोनल जो है वो क्या है, 4R है। कितना है, 4R है। ठीक है, 4R है। अब मुझे क्या करना है, ए एन आर का रिलेशन निकालना है। तो अब एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे मुझे पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा। देखो इस एच को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और यहाँ से इसको मैंने फेस डायगोनल कंसिडर कर लिया। ठीक है, देखो ये एंगल आ गया, एक 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल यहाँ पे ये रहा, ट्रायंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको कुछ नेमिंग दे देते हैं, लेट्स से ए बी सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन ए आर निकालना है। तो ऐसे सिंपलेस्ट वे में नहीं निकलेगा, जिस जैसे हमने सिंपल क्यूबिक के लिए निकाला था। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टेप में ले लेता हूँ, रिलेशन बिटवीन बिटवीन ए एंड आर। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, अप्लाइंग अप्लाइंग पाइथागोरस थियरम। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन का स्क्वायर प्लस साइड टू का स्क्वायर। साइड वन और साइड टू भी हमें मालूम है, और हाइपोटेनियस क्या है वो भी मालूम है। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी स्क्वायर प्लस
बी सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस लग गया, ठीक है। और ए बी और बी सी क्या है, ये है एज लेंथ, क्या है, एज लेंथ। तो ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए का स्क्वायर है, बी सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए बी ए का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एज लेंथ की वैल्यू ए ही है ना। यहाँ पे मैं चाहिए तो लिख देता हूँ, यहाँ पे एज लेंथ की वैल्यू कितनी है, एज लेंथ इज इक्वल्स टू ए, एज लेंथ इज इक्वल्स टू ए है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 2a स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए सी इज इक्वल, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए सी की वैल्यू हमें मालूम है, सर कैसे मालूम है, अरे फेस डायगोनल था ना, ये फेस डायगोनल 4r रखा है ना, तो ये 4r हो जाएगा, है ना। फेस डायगोनल की वैल्यू क्या है, 4r है, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए इसको सिंपली 4r, है ना। तो ए सी इज इक्वल टू, ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे, तो 4r है, 4r का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे 2a स्क्वायर, ठीक है। 4r का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 16r स्क्वायर हो गया, 16r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, है ना। ये 2 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 8, करेक्ट, 8 बचेगा, है ना। 8 बचने वाला है। और एक काम करते हैं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है ना। तो इसको हम इधर भेज देते हैं, तो इसको आप इधर भेजोगे तो यहाँ पे सिंपली हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, है ना, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब इसको अंडर रूट में आप ले लो। अंडर रूट में अगर आप लेते हैं, और कुछ कैंसिलेशन वगैरह होगा क्या बच्चों, नहीं, और कुछ कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको अगर आप अंडर रूट में लेते हैं तो क्या है, यस बच्चों, फिर इसको आप कैसे कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला स्टेप ही हमारा थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम इसको इजीली कर पाएंगे। तो देखिए इसके दो तरीके, एक जो तरीका मैं कर रहा हूँ एक ये भी है, और एक और तरीका है, मैं वो भी आपके साथ डिस्कशन में लूंगा। अब मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आर ले लेता हूँ, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8, तो अंडर रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2 इंटू 2 ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और एक यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू, ए भी ए स्क्वायर है तो ये सिंपली ए हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है। अब मुझे अगर ये अंडर रूट ऑफ, जो अंडर रूट ऑफ 2 है डिनोमिनेटर में, वो हटाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसको मैं सिंपली, मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर भी अंडर रूट ऑफ 2 से, और नीचे भी अंडर रूट ऑफ 2 से, फिर अंडर रूट टू कैंसिल कर दो, अरे ऐसा नहीं भाई, इसको हम ऐसा करते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 और ए, और यहाँ पे जब आप अंडर रूट ऑफ 2 और अंडर रूट ऑफ 2 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई किए तो 2 आया, और ऑलरेडी यहाँ पे 2 था, तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, तो अंडर रूट ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 4 आ गई, ठीक है। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ऐसा था आपका, देखिए यहाँ पे क्या आया था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर आया था। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए सी की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, अंडर रूट ऑफ 2, और यहाँ पे ए आ जाएगा, समझाए। इसको मैंने क्या किया, अंडर रूट ऑफ 2 कर दिया, और ए स्क्वायर का मैंने ए कर दिया, ठीक है। अब एसी की वैल्यू हमें ऊपर मालूम है, एसी की वैल्यू देखो यहाँ पे 4r है, तो ये 4r हमें मालूम है, तो एसी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 4r। देखो ना, ये एसी है, फेस डायगोनल इज एसी ना, तो यहाँ पे 4r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2a, और r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला ज्यादा इजी तरीका है ना। तो एक काम करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, जो मैंने वे किया है उसको हटा देता हूँ, मुझे वही आसान लगता है, ठीक है। कोई नहीं, जो इजी है आपके लिए, जो इजी है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका, यही वाला कर देते हैं, है ना। यहाँ पे इतना रफ कर देते हैं, इतने में ही अपना निपट जाएगा। देखिए एसी की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं एसी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ए हो जाएगा। अब आपको मालूम है एसी की वैल्यू कितनी है, जो फेस डायगोनल है वही एसी है, तो एसी की वैल्यू कितनी है, 4r है, तो अंडर रूट ऑफ 2a, और ये आर इज इक्वल्स टू सिंपली हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आर की वैल्यू मिल चुकी है, फर्स्ट वाला स्टेप अपना होता है यहाँ पे डन। सेकेंड वाले स्टेप में अगर आप आ जाते हो, तो सेकेंड वाले स्टेप में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है हमें। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू होती है, क्या होती है बच्चों, तो यहाँ पे होती है 4/3
पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3, तो 4/3 पाई की वैल्यू अभी हमें पुट नहीं करनी है, पाई की वैल्यू एज इट इज रहने दो। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो आर की वैल्यू √2a डिवाइडेड बाय 4 है, और यहाँ पे हमें क्यूब करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4/3 पाई, और यहाँ पे √2 का क्यूब करना है, तो √2 का क्यूब करोगे तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, ये देखो, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये टू 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 हो जाएगा, और ये √2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ √2, और यहाँ पे a का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का अगर आप क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिलेशन क्या क्या हो सकता है वो हम कैंसिलेशन कर देते हैं। तो कैंसिलेशन अपना देख लेते हैं यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा इसके टेबल से, ए हो जाएगा यहाँ पे 16, करेक्ट, 16 हो जाएगा। और इसको भी आप कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे, ए होगा आपका 8, करेक्ट। तो यहाँ पे बचा क्या अपने पास, तो बचा है हमारे पास √2 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 × 8 दैट इज 24, तो इसको मैं 24 ही लिख लेता हूँ, ठीक है, 24, है ना। और कुछ तो है नहीं, यहाँ पे 3 तो रहेगा ही रहेगा, ओके। और कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, तो ये हमारे किसकी वैल्यू आई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू आई। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल, यानी कि थर्ड स्टेप करना है। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल, ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे Z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ठीक है। तो यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, तो यहाँ पे Z की वैल्यू 4 हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर की वैल्यू कितनी है बच्चों, √2 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 24 है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 8 हो जाएगा, नहीं 8 नहीं हो जाएगा, 6 होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल कितना है यहाँ पे बच्चों, तो √2 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 6 आया, ठीक है। कितना आया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे बच्चों, तो हमें यहाँ पे फोर्थ वाला निकालना है, क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे सिंपली टोटल टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल कितना है बच्चों यहाँ पे, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल कितना है, तो हमारे पास है यहाँ पे √2 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पे √2 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पे ए क्यूब भी है ना, तो ए क्यूब यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिलेशन क्या क्या हो सकता है, तो कैंसिलेशन ए क्यूब और ए क्यूब कैंसिल हो गया, और क्या बच रहा है, और कुछ भी नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे आप √2 की वैल्यू तो जानते ही रहेंगे, 1.41 होती है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू तो आप जानते ही रहेंगे कितनी, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 6 हो गया यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, 1.41 है इंटू 3.14, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो ये सिंपली 0.52, देखो प्रीवियस वाले में भी तो यही था ना, देखो हमने क्या किया था, 6 को डिवाइड सॉरी 3.14 को डिवाइड किया था 6 से, तो कितना आया था, 0.5233 आया था। अब उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.41 से मल्टीप्लाई करना है 0.5233 को, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे कितना आता है, 1.41 मल्टीप्लाइड विथ 0.5233, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मेरा मल्टीप्लीकेशन चल नहीं रहा है, 1.41 मल्टीप्लाइड विथ ओ नो व्हाट हैपेंड, 1.41 मल्टीप्लाइड, नो समथिंग हैपनिंग रॉन्ग, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, ये है 0.52 है ना, ठीक है। देखो अप्रोक्सीमेटली 72 आएगा,
ठीक है, फिर भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। 0.5233 है, उसको 1.41 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम आने वाला है ना, सेम ही आने वाला है यहाँ पे। 3 3 2 5 0 यही आने वाला है। 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 कितना, 12, 12 को 2 कैरी 1, 4 3 12 प्लस 1 इज 13 कैरी 1, 4 2 8 प्लस 1 इज 9, और यहाँ पे 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 1 के टेबल से 3 3 2 5। ठीक है, यहाँ पे 3 5 और यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 + 3 17 को 7 कैरी 1 और एक 3 और एक 7। ठीक है, यहाँ पे कितने डिजिट बाद, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा है बच्चों, 0.7378 के आसपास आ रहा है, 7378 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, पैकिंग, अब हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो सिंपल है, पैकिंग एफिशिएंसी हम निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड विथ 100। ठीक है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर जो आएगा 73.78 आएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 74। ठीक है, तो इतना आया। तो एम्प्टी स्पेस कितना आएगा बच्चों, तो एम्प्टी स्पेस आने वाला है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस आने वाला है 100 माइनस 74, विच इज 26%। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पैकिंग एफिशिएंसी फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी हमें यहाँ पे पता चल चुका है, कितना है, 74 है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पे दो डेरिवेशन अपने होते हैं खत्म, तीसरे डेरिवेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड है, ये थोड़ा सा और यहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो जाता है। कैसे कॉम्प्लिकेट हो जाता है, यहाँ पे दो दो बार पाइथागोरस हमें अप्लाई करना पड़ेगा। सर पाइथागोरस तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, और नीट वाले तो परेशान रहेंगे। चलो जेई वाले लोगों को तो मैथ में पाइथागोरस कहीं आ ही गया रहेगा, लेकिन नीट वाले परेशान रहेंगे। 10th से पीछा पकड़ा है, 10th क्या उसके पहले से पीछा पकड़ा है, अभी तक पाइथागोरस ने छोड़ा है। ठीक है, कोई नहीं, कर्म का फल मीठा होता है। तो यहाँ पे आपके 8 पार्टिकल मैंने रख दिए हैं। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, अब मुझे बनाना है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल कैसे बनेगा बच्चों, तो ये याद रखिएगा, क्यूब का एक कोना देखो यहाँ पे है, और दूसरा इसके अपोजिट जो बॉडी डायगोनल रहेगा ना, वो ये रहेगा, ये वाला रहेगा, ये वाला। ठीक है, ऐसा रहेगा, एक कोना यहाँ पे तो एक कोना यहाँ पे, ऐसा अपोजिट 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 बॉडी डायगोनल, है ना। फेस डायगोनल क्या होता है, तो ये ऐसा, ये फेस है तो इस पे है ऐसा, तो ये फेस डायगोनल होगा। ठीक है, अब इसके पीछे वाले फेस का, पीछे वाले फेस का एक कोना, और ये आगे वाले फेस का नीचे वाला कोना, तो इसको हम बोलेंगे फेस डायगोनल। क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल, है ना। तो फेस डायगोनल मैंने यहाँ पे बनाया। सर आपने फेस डायगोनल क्यों बनाया, फेस, सॉरी फेस डायगोनल नहीं, बॉडी डायगोनल, सॉरी माय बैड, इट इज बॉडी डायगोनल। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं ब्लैक से ही करता हूं। यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, एक बीच में रहेगा, बॉडी सेंटर्ड है तो बीच में एक रहेगा। ठीक है, बॉडी के बीच में एक पार्टिकल प्रेजेंट रहता है। अब उसके सराउंडिंग में एक बना देता हूँ यहाँ पे मैं सर्कल। ठीक है, अभी भी एक यहाँ से ऐसा हो गया, और एक यहाँ से ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा एक बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल एक दिखता रहेगा। ठीक है, एक बॉडी डायगोनल दिख रहा है बच्चों, एक पूरा बॉडी का डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल। ठीक है, ये बॉडी डायगोनल तो यहाँ पे दिख गया। अब यहाँ पे बॉडी डायगोनल में क्या छुपा है, यहाँ पे एक आर है इतने में, दूसरा आर इतने में है, यहाँ पे तीसरा आर इतने में, चौथा आर इतने में। ठीक है, तो जो बॉडी डायगोनल आ रहा है, यहाँ पे बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बॉडी डायगोनल इज इक्वल्स टू 4r, बॉडी डायगोनल इज इक्वल्स टू 4r। ठीक है, बॉडी डायगोनल 4r हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक काम करो, इसको यहाँ पे देखो, एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ ट्रायंगल बन रहा है। दिखा आपको ट्रायंगल, अगर मैं आपको इमेजिन करवाऊं, तो देखिए ऐसा है, यहाँ से ऐसे 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 आया है, ये यहाँ से आया है, और ये ऐसे आया। ठीक है, ऐसा कुछ ट्रायंगल है। ट्रायंगल का मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। ट्रायंगल है, मान लो यहाँ पे ए है, तो इसको बी मैंने नाम लिख दिया, इसको सी लिख दिया, और इसको मैं डी रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल जो बन रहा है उसका मैं रेप्लिका यहाँ पे बनाने का ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो कैसा बन रहा है यहाँ पे,
तो कुछ ऐसा है, ठीक है, ये ऐसे आया है और ये ऐसे ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल का जो नाम है वो यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे ए बी है और ये सी है, ठीक है। ये ऐसे 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है, एसी से हाइपोटेनियस, और एसी इज नथिंग बट 4r, यही है, एसी इज नथिंग बट 4r, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए बी है बच्चों, ए बी, ये जो ए बी है, ये क्या एज लेंथ है, तो एज लेंथ की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी। क्या बीसी एक एज लेंथ है, नहीं, बीसी इज अ फेस डायगोनल, बीसी इज अ फेस डायगोनल, जो ये नीचे फेस है उसका, ये बीसी फेस डायगोनल है, एक डायगोनल है, ठीक है। तो ये फेस डायगोनल की भी वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो मैं डायरेक्टली ट्रायंगल एबीसी में मैं अगर पाइथागोरस लगाता हूं तो मुझे सिर्फ ए बी की वैल्यू मालूम है, ना तो बीसी की वैल्यू मालूम है, ना तो एसी की वैल्यू पूरा अच्छे से मालूम है। एक काम करते हैं, फिर पाइथागोरस आपको पहले सबसे पहले यहाँ पे लगाना पड़ेगा, किसमें, ए इसमें बीडीसी में लगाना पड़ेगा, बीडीसी में आपको सबसे पहले पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो बीडीसी कैसा दिख रहा है, तो बीडीसी कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ऐसा, करेक्ट। यहाँ पे 90 डिग्री है, ये आपका बी है, ये है आपका डी और ये है सी, ठीक है। तो यहाँ पे बीडीसी 90 डिग्री है, तो बीसी विल बी हाइपोटेनियस फॉर द बीडीसी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बीडीसी में पाइथागोरस लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले क्या फाइंड कर रहे हैं बच्चों, रिलेशन बिटवीन, क्या फाइंड कर रहे हैं हम, रिलेशन बिटवीन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल बीडीसी, इन ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी में क्या हो रहा है, यहाँ पे पाइथागोरस लगा रहे हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस थियरम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बच्चों, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये हमने पाइथागोरस यहाँ पे अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब आपको मालूम है बी डी इज एच, तो एच लेंथ की वैल्यू ए होती है, डी सी इज ऑल्सो एच, तो डीसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए हो जाएगी। बीसी इज अ फेस डायगोनल, बीसी की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको आप एक काम करिए, ये बी सी स्क्वायर एज इट इज लिखिए, और बीडी की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए स्क्वायर है, डीसी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बीसी स्क्वायर, ठीक है। एक काम करते हैं, बीसी की वैल्यू निकाल लेते, तो बीसी विल बी अंडर रूट ऑफ 2a, ठीक है। हमें बीसी की वैल्यू कितनी मिल चुकी है बच्चों, अंडर रूट ऑफ 2a, ठीक है। अब हमें पाइथागोरस लगाना है, किसमें, ए बी सी में। अब ए बी की भी वैल्यू मालूम है आपको, ए होती है, और बीसी की भी मालूम है, अंडर रूट ऑफ 2a है, और एसी की वैल्यू 4r है, तो इससे आप इजिली कर पाओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, अभी भी हम फर्स्ट वाले स्टेप में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाइंग पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो यहाँ पे हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एसी की वैल्यू मालूम है क्या, हाँ, आप कह सकते हो, एक काम करते हैं, उसको हम बाद में ही पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू मालूम है, हाँ, कितनी है वैल्यू, ए है 2, सॉरी ए, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और बीसी की वैल्यू मालूम है क्या, हाँ, कितनी मालूम है, तो ये है अंडर रूट ऑफ 2a का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये AC की वैल्यू एज इट इज अभी मैं रहने देता हूँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाएगा, और ये अंडर रूट ऑफ 2a है, 2a का अगर स्क्वायर करते हो तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सिंपली कितना हो गया बच्चों, 3a स्क्वायर हो गया। अब AC की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a हो जाएगा, सॉरी 3a हो जाएगा, नॉट 2a, इट शुड बी 3a, ठीक है। अब AC की वैल्यू आपको मालूम है, AC की वैल्यू कितनी है, 4r है, तो 4r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a, 2a, ठीक है। अब ये r इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे, देखिए, अगर आपको ये सब मगजमारी नहीं करना है, एग्जाम में नहीं करना है, तो आप इतना तो रट्टा मार लो कि सबके ए एंड आर की रिलेशन याद कर लो, ए एंड आर का रिलेशन याद रहेगा ना सबका, तो ये सब इन
कभी इनकेस आप फंसोगे भी तो आप सीधा ये वाले स्टेप पे आ जाने का, ये वाले स्टेप पे आ जाने का, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 4 लिख दो। अब ए आ जाएगा तो आप आगे वाले स्टेप तो आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, पूरे तरीके से आपके ऊपर भरोसा है। यहाँ पे सेकंड वाला स्टेप आप कैसे चालू करोगे, तो सेकंड वाला स्टेप चालू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्पीयर से। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते जाओ, तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, ये पाई हो गया, और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे 4/3 पाई, और ये अंडर रूट ऑफ 2 का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, और ये ए क्यूब होगा। और यहाँ पे 4 का क्यूब करोगे, अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 3 है ना भाई, 3 है, नॉट 2। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सॉरी, ये 3, ये भी 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 ही आएगा, ये 3 आएगा। और 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। 4 का क्यूब 64 होता है। अब इसको कट पिट कर लेते हैं। इस 4 को और यहाँ पे 64 को हम कैंसिलेशन कर देते हैं, इजिली कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4 और ये 64 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा बच्चों, तो यहाँ पे बचा अपना 16, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, वो कितना आ रहा है, वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का आंसर आ रहा है हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू कितना है, अंडर रूट ऑफ 3 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 16 आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, फोर्थ वाले स्टेप में। फोर्थ वाले नहीं, हाँ नहीं, फोर्थ वाले नहीं, अभी थर्ड वाले स्टेप भी बाकी है ना। तो जहां पे हम टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल वॉल्यूम occupied occupied by पार्टिकल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू जेड हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे बीसीसी की बात चल रही, तो जेड की वैल्यू कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3 और ए पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं इससे, तो ये हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल कितना आया, अंडर रूट ऑफ 3 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 3 पाई पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 8। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए क्यूब, ठीक है। ए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 8 इंटू, अच्छा यहीं पे पाई रहेगा, ए क्यूब रहेगा ना, ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब और ए क्या, ए क्यूब कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.73 के आसपास होती है, पाई की वैल्यू 3.14 है ना, और यहाँ पे 8 है। अब इसको कैंसलेशन कर लेते हैं, तो कैंसल करोगे तो कितना आएगा, एक काम करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं, किसको, ए 1.73, 1.73 मल्टीप्लाइड विथ 3.14, ठीक है। कितना आया यहाँ पे, आंसर आ रहा है 5.432, ये आ रहा है 5.432 डिवाइडेड बाय 8 हो गया, ठीक है। अगर इसको आप, इस पार्ट को अगर आप डिवाइड करते हो 5.4 5.432 डिवाइड बाय 8, तो जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 67 सॉरी नॉट 67, इट शुड बी 0.679 आ रहा है। ये क्या आया आपका, पैकिंग फ्रैक्शन आया, ठीक है। अब हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, सिंपली 100 इंटू पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, 0.67 है,
तो 100 इंटू अगर आप 0.679 मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी अप्रोक्सीमेटली वो कितनी आ जाएगी बच्चों? 67.9% आ जाएगा, है ना। यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 68% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस कितना होगा? तो एम्प्टी स्पेस विल बी 100 - 68, यानी कि ये कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सॉलिड स्टेट का जो भी यहाँ पे तीन डेरिवेशन से वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तीनों डेरिवेशन के लिए अपने को 4 स्टेप याद रखने थे, और 4 स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे ए एंड आर का रिलेशन है। अगर ए एंड आर का रिलेशन आता है तो उसको सिंपली आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में रखिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से जो आंसर आएगा उसको जेड से मल्टीप्लाई कर दो, और उस वैल्यू को आप ए क्यूब से डिवाइड कर दो। सिंपल है, इतना 4 स्टेप है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए आपको आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी कैसे भी कर कर। अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं याद रखने के लिए आपको क्या करना है, तो अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप सिंपली ए एंड आर का रिलेशन फॉर एवरीथिंग लिख लो। रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन बिटवीन ए एंड आर ए एंड आर क्या होगा? क्या होगा? अगर सिंपल क्यूबिक की बात चल रही है तो सिंपली ए इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, आर इज इक्वल्स टू a/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बीसीसी की बात चल रही है, जस्ट हमने बीसीसी का किया यहाँ, तो बीसीसी इज इक्वल्स टू क्या होता है? तो आर हो जाएगा √3a/4। ठीक है, अगर फेस सेंटर्ड की बात चल रही है तो आर इज इक्वल्स टू होता है √2a/4। तो ये तीन वैल्यू आप रट्टा ही मार लो। अगर आप पाइथागोरस वगैरह से नहीं निकाल पा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको ये वैल्यू रट्टा मार लेनी है और सीधा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ऑस्टोल डाइल्यूशन फॉर द वीक एसिड और वीक बेस हम कर लेते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई एक वीक एसिड ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लिया। ठीक है, क्या है? CH3COOH है, ये वीक एसिड है। कितना मोल हमने लिया? यहाँ पे 1 मोल लिया है। ठीक है, वीक एसिड है। इसको अगर आपने डिसोसिएट किया तो आपको क्या मिलेगा? CH3COO- प्लस H+ मिलेगा। यही मिलने वाला है डिसोसिएट करने पे, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए। यहाँ पे CH3COOH गिव्स, एक वीक एसिड या वीक बेस आपको कुछ भी ले लेना है, चलेगा, परवड़ेगा, कुछ भी आप ले लो। हमने यहाँ पे एसिड लिया है तो एसिड के बारे में हम कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली हमने 1 लिया है, और वॉल्यूम भी क्या है? तो वॉल्यूम V है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे बच्चों? यहाँ पे 1 मोल है, तो एक में से कुछ तो यहाँ पे डिसोसिएट होगा। मान लो अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा, और यहाँ पे भी अल्फा आएगा। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालना है, तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू N/V होता है। क्या होता है? N/V होता है। तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है? एसिटिक एसिड के लिए यहाँ पे 1 - अल्फा है। तो V की वैल्यू कितनी है? वॉल्यूम कितनी है? तो हमने V ही कंसिडर कर रखी है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO- कितना है? तो अल्फा/V हो जाएगा, और ये भी अल्फा/V हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख लेना है। तो डिसोसिएशन अगर कांस्टेंट लिखोगे एसिटिक एसिड का, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज CH3COO- इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक और प्रोडक्ट साइड में H+ भी है। और यहाँ पे जो CH3COH है, ये क्या है? बहुत ही वीक है, तो इसका डिसोसिएशन कैसा हुआ है? ना के बराबर हुआ है, फिर भी इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ठीक है, ऐसा होगा। अब हमने सबकी वैल्यू पुट करनी है। देखो, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ये वैल्यू है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड ए है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन ए है, कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ H+ ए है। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू अगर आप पुट करोगे, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ एसिटेट आयन अल्फा/V, ये भी अल्फा/V हो जाएगा, और यहाँ पे 1 - अल्फा/V होगा। ठीक है,
अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एक काम करो, इस वी को कैंसिल कर दो, एक वी ऊपर से एक वी नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी, और यहाँ पे वन माइनस अल्फा। ठीक है, इस वी को नीचे लेकर आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे वन माइनस अल्फा तो था ही, और यहाँ पे वी। ठीक है, इतना हो गया। अब मेरे स्मार्ट बच्चों को मालूम होगा हमने यहाँ पे लिखा था कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू एन बाई वी, है ना। तो अब एन क्या था, हमने नंबर ऑफ मोल्स कितना लिया है, इनिशियली वन मोल लिया है ना, यहाँ पे वन मोल लिया है, तो ये वन बाय वी हो गया। ठीक है, तो मैं C इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वन बाई वी लिख सकता हूँ। तो क्या आप यहाँ पे वन, आप इनविजिबल वन देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखो ये वन बाय वी हो गया। तो वन बाई वी को हमें क्या लिखना है, C लिखना है। तो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा, और यहाँ पे वन बाय वी जो था उसको हमने C लिख दिया। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल चुका है डिसोसिएशन कांस्टेंट का, क्या है बच्चों, अल्फा स्क्वायर C डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा। लेकिन मेरे स्मार्ट बच्चों को मालूम है, since since CH3COOH is weak acid and dissociation is is negligible, नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, डिसोसिएशन जो है बहुत ही, या फिर मैं लिख सकता हूँ डिसोसिएशन इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर वन माइनस अल्फा जो है उसको मैं, अल्फा की वैल्यू क्या है, जीरो ही ऑलमोस्ट कंसीडर कर लो, तो वन माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, जीरो, तो डिसोसिएशन ना के बराबर हुआ है, तो वन माइनस जीरो इज वन, तो इसलिए वन माइनस अल्फा को मैं क्या कंसिडर कर लूंगा, यहाँ पे वन कंसिडर कर लूंगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, के ए इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा को मैंने क्या कंसिडर कर लिया, वन। अब डिनोमिनेटर में वन होता है तो उसको हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं, तो सिंपली ये क्या हो गया, के ए इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी, इसी को शो ऑफ करके लिखना रहेगा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी। ठीक है, अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी, और वन बाय सी, वन बाय सी क्या हो जाएगा, वन बाय सी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि, हाँ वन बाय सी को क्या लिख सकते हो आप, वी भी तो लिख सकते हो, वन बाय सी को क्या लिख सकते हो, वी भी लिख सकते हो। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के ए बाय वी भी लिखोगे तो भी चलेगा, वन बाय सी को आप क्या लिख सकते हो, वी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमें मिल चुका है, ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला है, और यही आपका ऑस्टोल डाइल्यूशन का यहाँ पे डेरिवेशन हो चुका है। ठीक है, एकदम आसान है, अगर आपने बेस लिया रहता ना बच्चों तो यहीं पे सिर्फ चेंजेस आता था, यहीं पे चेंजेस आता था, और यहाँ पे के ए के जगह पे क्या लिखते थे आप, के भी लिखते थे, बाकी यहाँ से तो सब कुछ एकदम एग्जैक्टली सेम ही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 का। तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, कॉन्सेंट्रेशन जो H प्लस का होता है कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है एट 298 कैलविन पे। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होता है, सेम यही होता है, 10⁻⁷ होता है एट 298 कैलविन पे। ठीक है, तो अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर अगर आप लोगे तो H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है, तो इसका 10⁻⁷, इसका 10⁻⁷, कितना हो जाएगा, 10⁻14 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझा आपको, अंडरस्टूड। अब क्या करना, हमें टेकिंग लॉग लेना है, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो, तो यहाँ पे टेकिंग लॉगैरिथम बोथ साइड, टेकिंग लॉगैरिथम बोथ साइड, लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या कर दोगे यहाँ पे देखिए a इंटू बी है, यहाँ पे H प्लस इंटू ओ एच माइनस है, तो a इंटू बी हो जाएगा, तो आप सिंपली इसको लॉग ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ ओ एच माइनस कंसिडर कर लो। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 10⁻⁻14 है, तो अगर लॉग है पावर तो पुल द पावर डाउन, यानी कि यहाँ पे लॉग 10⁻⁻14 है, तो ये हो जाएगा, जैसे इसका लॉग लोगे तो ये जो भी पावर रहता है वो पुल द डाउन हो जाता है, तो सिंपली ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 10⁻⁻14। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, है ना। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे तो ये हमने लॉग ले लिया है ना, हाँ ठीक है, ये 10⁻⁻14 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया। तो उसके बाद आपको एक सिंपल सा चीज मालूम होगा, वो क्या है,
आपको ये मालूम होगा कि पीएच इज इक्वल्स टू क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस होता है ना। और पीओएच इज इक्वल्स टू क्या होता है, वो भी नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच माइनस होता है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर, इसको आप टू कंसिडर कर लो। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर टू में जो है नेगेटिव है ना, ये -14 है ना, -14 अपने को जम नहीं रहा है, तो इसको क्या करते हैं हम प्लस में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन इक्वेशन टू बाय -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एच प्लस, नेगेटिव आगे यहाँ पे भी आ जाएगा, नेगेटिव माइनस ए लॉग ऑफ, यहाँ पे ओ एच माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए जो -14 था वो +14 बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए माइनस लॉग एच की वैल्यू कितनी है, पी एच है, और माइनस लॉग ओ एच की वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू पी ओ एच है। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपली पी एच आ जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया जाएगा, है ना। इतने की वैल्यू है ना, तो ये माइनस के जगह पे प्लस आएगा, पीओएच इज इक्वल टू 14। तो ये अपना प्रूव हो चुका है, एकदम आसान था। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें निकालना है यहाँ पे। तो ये भी बहुत ही आसान है, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या कंसिडर करना है बच्चों, एक रिएक्शन कंसिडर करना है। ए गिव्स प्रोडक्ट पी, ए गिव्स प्रोडक्ट पी। ठीक है, ए ने एक प्रोडक्ट पी दिया है। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, तो ये रिएक्टेंट साइड है, तो -DA, यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। और आप रेट लॉ कैसे लिखोगे, अगर आपको मालूम है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप रेट लॉ कैसे लिखोगे बच्चों, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, यहाँ पे के कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पे A⁻1 आएगा, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी रेट और यहाँ पे भी रेट, तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, आप इक्वेट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा -DA/dt इज इक्वल्स टू के, और यहाँ पे A⁻1। ठीक है, A⁻1 है। अब क्या करेंगे हम, इस के को इधर ले लेते हैं और ए को इधर ले लेते हैं, तो ये -DA/, यहाँ पे ए नीचे आ जाएगा, तो ये ए नीचे आया तो ए हो गया, और यहाँ पे, और ये के डी टी। अब क्या करते हैं, इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो -KDT हो गया। अभी इस ए और इस ए को कुछ बच्चे यहाँ पे कैंसल कर देते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको कैंसल नहीं करना है, इसको कैंसल नहीं करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थ्री को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर आप डिसाइड करोगे, तो यहाँ पे जो टाइम, एट टाइम, जब टाइम जीरो था, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या था, ए नॉट था। ठीक है, और जब टाइम क्या हुआ, T सेकेंड हुआ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा, 80। ये तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 3 को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन का, ठीक है, तो इसको हम अगर इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, और लोअर लिमिट क्या है आपका यहाँ पे, इसके लिए इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं DA/, और किसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, यहाँ पे डी के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो यहाँ पे LN भी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, लोअर लिमिट क्या है, A0 है, अपर लिमिट क्या है, AT है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे -KDT है, तो -K को बाहर ले लो, और जो यहाँ पे बचा है 0 और T, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे DT है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो किसी के रिस्पेक्ट से जब हम इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा LN, नेचुरल लॉग आ जाएगा, और A, और यहाँ पे A0, और यहाँ पे AT इज इक्वल्स टू -K तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे सिंपली हो जाएगा, LN यहाँ पे नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे T और A, 0 से लेके T तक। ठीक है, अब यहाँ पे नेचुरल लॉग है, और यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे LN ऑफ अपर लिमिट क्या है, यहाँ पे 80 है, माइनस LN ऑफ, इसको यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, LN ऑफ
ए नॉट, और यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के, और यहाँ पे अपर लिमिट क्या है तो टी है, -0 करोगे तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आने वाला है, के टी ही आने वाला है, ए माइनस क्वार्टर। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाय ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस माइनस को अगर आपको हटाना है तो ये लॉग को क्या कर लेंगे, हम रिवर्स कर लेंगे, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग। अब ये ए नॉट अपॉन ए टी हो गया, और यहाँ पे माइनस हट चुका है और एक के टी हो गया। अगर बच्चों को एकदम बेसिक सा नॉलेज है कि जब भी साइन चेंज होता है तो लॉग इनवर्स हो जाता है। अब हमें यहाँ पे नेचुरल लॉग का कोई लेना देना नहीं है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, लॉग बेस टू 10 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 2.303 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा ये 2.303 लॉग बेस टू 10, और यहाँ पे ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल्स टू के टी। ठीक है, अब अगर आपको के की वैल्यू निकालनी है तो के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। ये अपना क्या हो गया, फाइनल इक्वेशन आ चुका है फर्स्ट लॉ ऑफ सॉरी इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, तो ये फाइनल है, क्या है, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। ठीक है, अब इसी का अगर मुझे हाफ लाइफ निकालना है तो वही जो इक्वेशन आपने निकाला था वही आपका क्या बनेगा, यहाँ पे बेस बनेगा। ठीक है, बेस क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी और ए लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। अब टाइम क्या ले रहे हो, आप आधा ले रहे हो, तो टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। टाइम क्या हो गया, ये हाफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम आपका ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टी इज इक्वल्स टू आपको क्या लेना है, टी हाफ लेना है। ठीक है, अब ए टी जो है, ए टी क्या हो जाएगा, ए टी जो है वो ए नॉट का आधा हो जाएगा। अब ये वैल्यू इस पे पुट कर दो, तो के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ, और यहाँ पे लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन एटी। एटी की वैल्यू कितनी आई, तो एटी की वैल्यू आई ए नॉट अपॉन टू। ठीक है, तो ये ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 है, और ये यहाँ पे 1/2 है, तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 2.303, और यहाँ पे t हाफ है, और यहाँ पे लॉग ऑफ, और ये टू ऊपर चले जाएगा तो लॉग टू हो गया। ठीक है, लॉग टू की वैल्यू तो सबको मालूम है 0.3010 होती है। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग टू की वैल्यू होती है 0.3010 डिवाइडेड बाय टी हाफ। ठीक है, अब इस टी हाफ को इधर ले लो, ये टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2.303 इंटू 0.3010 को अगर आप डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड करते हो, यहाँ पे के से, तो सबसे पहले तो उसका जो आप ऊपर आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये 0.693 आएगा, और नीचे यहाँ पे के आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिराइव हो चुका है रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो सेम वैसे ही हम स्टार्ट लेंगे। यहाँ पे ए गिव्स प्रोडक्ट पी, ए गिव्स प्रोडक्ट पी। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, आर ओ आर लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, ये हो गया। ठीक है, अब वो आर ओ आर लिखेंगे आप, तो यहाँ रेट लॉ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे ए रेस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मेरे स्मार्ट बच्चों को मालूम है एनीथिंग रेस टू 0 इज सिंपली 1, तो ये के आर ओ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको क्या कर दो आप रिलेट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमें क्या मिला, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस डी ए अपॉन ये हो जाएगा के डी टी। ठीक है, अब इस माइनस को इधर आप भेज दीजिए, तो ये माइनस के डी टी हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करोगे तो सेम वही चीज करना है, इन इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेट ले रहे हो कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी। तो जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे
जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए था वो क्या था, ए नॉट था। जब टाइम की वैल्यू टी सेकेंड थी, तो जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या था, ए टी था। अब ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ए नॉट से ए टी, और यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेट उसको नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 से टी, और ये क्या है, डी टी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए, और यहाँ पे ए नॉट से ए टी तक, और यहाँ पे माइनस के, और यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से टी तक। ठीक है, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाता है, तो ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टी माइनस 0, तो टी माइनस 0, तो टी में से कुछ भी घटाओगे तो टी ही बचेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एटी हो जाएगा, माइनस एटी प्लस ए नॉट इज इक्वल्स टू प्लस के टी हो गया। तो यहाँ पे के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस एटी डिवाइडेड बाय, ए नॉट माइनस एटी डिवाइडेड बाय यहाँ पे टी। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा इक्वेशन हो जाएगा फॉर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एकदम इतना आसान है। ठीक है, इसी का अगर हम हाफ लाइफ निकालेंगे, तो यही हमारा बेस बनेगा। क्या बेस बनेगा, के इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एकदम आसान है कि टाइम को हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, टी हाफ कंसिडर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एटी रहेगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, वो भी ए नॉट का आधा हो जाएगा। तो सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, ए नॉट तो ए नॉट ही है, माइनस एटी के यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ए नॉट बाय टू आ जाएगा, और यहाँ पे टी हाफ के यहाँ पे टी हाफ ही रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे ए नॉट कितना है, तो यहाँ पे वन ए नॉट है ना, वन में से हाफ ए नॉट जाएगा, तो क्या बचेगा, हाफ ए नॉट ही बचेगा। या फिर आपको सिंपली अगर ऐसे समझना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो भी आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है, तो ये टू ए नॉट माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाय टू, तो यहाँ पे टू में से वन ए नॉट जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा, ए नॉट बचेगा डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, एक काम करो, यहीं पे मैं कर देता हूँ इसको, मुझे यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, यहीं पे ले लेते हैं अगर करना ही है तो। यहाँ पे इसको मैं ए नॉट बाय वन ले लेता हूँ। ठीक है, टू ए नॉट माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाय टू, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय टी हाफ। ठीक है, अब ये हो जाएगा ए नॉट डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय टी हाफ। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो ए नॉट अपॉन टू टी हाफ, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, तो टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन टू के, यही आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा केमिकल काइनेटिक्स का भी डेरिवेशन होता है खत्म। अब नेक्स्ट हम शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ पे, जिसका है ये थर्मोडायनेमिक्स का है। तो थर्मोडायनेमिक्स में डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन। तो सबसे पहले मैं मैक्सिमम वर्क डन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा सा सिखा देता हूँ। देखिए, जितना ज्यादा ना अपोजिंग फोर्स रहेगा उतना ज्यादा वर्क डन होने वाला है। अपोजिंग फोर्स अगर जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप याद रखिए, अपोजिंग फोर्स ज्यादा है तो वर्क डन भी ज्यादा रहेगा। आप दो केस समझ लो, एक केस है आपको स्लोप पे से साइकिल उतारनी है, तो आपको यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपोजिंग फोर्स कुछ है ही नहीं, फ्रिक्शन को छोड़कर और कुछ अपोजिंग फोर्स है ही नहीं। जबकि अगर आपको स्लोप पे अब साइकिल चढ़ानी है, तो क्या अपोजिंग फोर्स तो भर भर के तब जाकर आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो सिंपल इज दैट कि अपोजिंग फोर्स है तो वर्क डन है, अपोजिंग फोर्स ग्रेटर है तो वर्क डन विल बी ऑल्सो ग्रेटर। अगर अपोजिंग फोर्स जीरो है तो यहाँ पे वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जहाँ पे फ्री एक्सपांशन होता है, यानी कि वैक्यूम में जो रिएक्शंस होते हैं, वहां पे वर्क डन क्या होते हैं बच्चों, जीरो होते हैं, नील बट्टे सन्नाटा होते हैं। तो आपको यहाँ पे मान लो तीन व्हीकर, तीन से चार व्हीकर मैं यहाँ पे कंसिडर करवा देता हूँ। इसको व्हीकर को हमें, अगर आपको चाहिए तो आप डेरिवेशन में लिख सकते हो, पहले इतना था, अब थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ गया। क्या बढ़ गया, तो यहाँ पे हमने वेट रखा था, कितना वेट रखा था, मान लो हमने यहाँ पे
ऐसे कर कर इतना सारा वेट रखा था। अब हमने क्या कर दिया, एक वेट को माइनस कर दिया, यानी कि एक वेट को हमने उठा लिया यहां से, एक ऐसे उठा लिया, ठीक है। अब वापस एक वेट को उठा लिया, ऐसे एक वेट को उठा लिया, वापस एक वेट को उठा लिया। तो जैसे जैसे मैं वेट को उठाते जा रहा हूं, वैसे वैसे जो एक्सटर्नल प्रेशर था, जो एक्सटर्नल प्रेशर था वेट की वजह से, जो इस पे कंटेनर पे जो प्रेशर आ रहा था, वो क्या हो रहा है, अब कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो जो इंटरनल प्रेशर है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे इंटरनल प्रेशर इज स्लाइटली ग्रेटर देन द इंटरनल, सॉरी मैं क्या बोला, यहाँ पे जो इंटरनल प्रेशर है किसका, कंटेनर का जो प्रेशर है वो स्लाइटली ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर क्यों हम बोल रहे हैं कि कम है, क्योंकि आप वेट वहां से निकालते जा रहे हो, तो वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर भी कम होते जा रहा है और इंटरनल प्रेशर बढ़ते जा रहा है। लेकिन इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है तो वो भी स्लाइटली बढ़ रहा है, ऐसा एज सच बहुत हाई नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत स्लाइटली ही बढ़ रहा है ना। तो जैसे जैसे आप वेट निकाल रहे हो, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर रहे हो, और एक्सटर्नल प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको मालूम है, एक रिलेशन मालूम है, वो क्या होता है, W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V होता है। ये अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, याद ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो चेंज हो रहा है ना, वो चेंज थोड़ा थोड़ा हो रहा है, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। तो देखो, जैसे जैसे एक्सपांशन हो रहा है वैसे वैसे वर्क डन भी बढ़ रहा है, एक्सपांशन होता है तो वर्क डन होता है, कंप्रेशन होगा, कंप्रेस होगा तो भी वर्क डन होगा। अब किसी भी टर्म में वर्क डन हो सकता है, जब भी एक्सपांशन होता है तो सिस्टम परफॉर्म करता है वर्क, और जब भी कंप्रेशन होता है तो सराउंडिंग परफॉर्म करता है वर्क। तो यहाँ पे वर्क डन तो हो रहा है, ऑब्वियसली वर्क डन हो रहा है, लेकिन एकदम स्मॉल स्मॉल में चेंज हो रहा है वर्क डन, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, DW इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस पी एक्सटर्नल, और यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है वो भी स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए मैं DV लिख रहा हूँ। डी मतलब चेंज, लेकिन स्लाइट चेंज। डेल्टा मतलब चेंज, मतलब ज्यादा चेंज, तो ज्यादा चेंज तो नहीं हो रहा है, स्लाइटली चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने स्मॉल डी लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटरनल प्रेशर है, पी इंटरनल है बच्चों, वो थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू पी एक्सटर्नल के, थोड़ा सा ज्यादा है। और जो ज्यादा माइनस कम होता है उसी को ही हम बोलते हैं चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो ये पी इंटरनल को मैं सिर्फ पी कंसिडर कर लेता हूँ, पी इंटरनल को क्या कंसिडर कर लेता हूँ, पी, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका, ठीक है। अब पी एक्सटर्नल की वैल्यू अगर मुझे लिखनी रहेगी तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये लिखूंगा P माइनस DP इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल, ठीक है। ये वैल्यू होगी P एक्सटर्नल की, P एक्सटर्नल की वैल्यू अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 2, सब्सटीट्यूटिंग सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे DW इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल के, यहाँ पे क्या पुट करना है आपको, यहाँ पे माइनस का साइन तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा PDP, और यहाँ पे हो जाएगा आपका DV, ठीक है। अब DV को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस DP, और ये माइनस, अच्छा ये इसको ऐसा लिख देता हूँ, ये माइनस DP DV हो जाएगा, है ना। अगर ये माइनस को अंदर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा, DW इज इक्वल्स टू ए प्लस DP DV, और ये क्या हो जाएगा, माइनस DP, ठीक है। ये समझा आपको, इतना क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये DP है, चेंज इन, अच्छा ये PDV है, अच्छा PDV तो हमने लिखा ही नहीं है ना यहाँ पे, ये जब अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, सॉरी माय बैड, ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो PDV होगा, और ये माइनस DPDV होगा, ठीक है, DPDV होगा, करेक्ट। अब यहाँ पे ये माइनस अगर अंदर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, DPDV, ये प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस PDV हो जाएगा, ठीक है। अब जो चेंज इन वॉल्यूम है, वो चेंज इन वॉल्यूम क्या स्लाइटली है, किसकी वजह से, तो स्लाइट चेंज इन प्रेशर। तो यहाँ पे जो चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर इज
वेरी स्मॉल, तो उसको मैं ऑलमोस्ट इक्वल्स टू क्या ले सकता हूँ, जीरो ले सकता हूँ। तो डीपी की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो है, तो ये डीपी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी जीरो दे देगा। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी डीवी हो गई। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 दे दीजिए, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 को आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज कर लेना है। इक्वेशन नंबर 3 को कैसे हम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी हम सिंपली क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये डी डब्ल्यू को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा दैट इज डब्ल्यू मैक्स, ठीक है। अब इसको पी क्या है यहाँ पे, इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेट करने से पहले आपको क्या सोचना है, यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म में आप इंटीग्रेट करो ना, तो ये पी डीवी हो जाएगा, पी डीवी। और यहाँ पे ये V1 से V2 तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो, है ना। अब आपको एक छोटा सा टर्म मालूम है बच्चों, पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन होता है, ठीक है। तो पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनआरटी बाय वी हो जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें पुट करो, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस, और ये V1 से V2, और ये पी के यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनआरटी, और यहाँ पे डीवी तो है ही है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, वीबी है। अब एनआरटी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप बाहर ले लीजिए, तो माइनस एनआरटी, और यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ए V1 है और ए V2 है, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा माइनस एनआरटी, और ए एल ऑफ चेंज इन वॉल्यूम V1 से लेके V2 तक, ठीक है। तो ये माइनस एनआरटी, और ये हो जाएगा आपका एल एन ऑफ यहाँ पे V2 - V1, ठीक है, V2 - V1। तो ये होगा आपका डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस एनआरटी, और ये एल एन, जब भी ए माइनस बी होता है तो एल एन ए बाय बी हो जाएगा। तो ए V2 - V1 था, तो ये V2 डिवाइडेड बाय V1 हो जाएगा, ठीक है। अब नेचुरल लॉग तो हमें कुछ लेना देना नहीं, उसको 10 लॉग बेस टू 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, 2.303 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2.303, और यहाँ पे NRT लॉग ऑफ V2/V1। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला हो गया, और यही हमारा फाइनल इसके लिए डेरिवेशन है। तो बहुत ही आसान था यहाँ पे इसका डेरिवेशन, ठीक है, बहुत ही आसान था। आप इसको अगर कुछ डाउट है तो आप रिकैप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द मोलार मास ऑफ द सल्यूट फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ओके, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी कि ये सोल्यूशन चैप्टर का आ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कैसे होगा, जब आपने एक सॉल्वेंट ले रखा है, सॉल्वेंट ले रखा है, और उस सॉल्वेंट में अब आपने कुछ ऐड कर दिया, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो कितना बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कितना होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा कितना आपने उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है, यानी कि मोलैलिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये सिंपली अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो डेल्टा, और ये बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है तो टीबी, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे के कांस्टेंट आएगा, और बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है तो के भी हो जाएगा, और यहाँ पे मोलैलिटी है, ठीक है। अब मेरे स्मार्ट बच्चों को मालूम होगा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, केबी, ये केबी तो एज इट इज रहेगा, और मोलैलिटी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एन डिवाइडेड बाय W1। W1 क्या होता है, W1 केजी में रहेगा, और W1 मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेट ऑफ, यहाँ पे W1 मतलब क्या होता है, W1 मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये एन क्या है, इट शुड बी एक्चुअली N2। N2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है ऑफ सल्यूट। तो N2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, W2 डिवाइडेड बाय M2, ठीक है। अब फॉर्मूला आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, केबी, और यहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो ये W2 M2 है, इनटू यहाँ पे W1 है, और यहाँ पे केजी में है, ठीक है। अब केजी में रहेगा तो इस फॉर्म में रहेगा। अब हमें क्या करना है, मोलार मास के टर्म में लेना है। तो मोलार मास ऑफ सल्यूट कौन है यहाँ पे, तो मोलार मास ऑफ सल्यूट ये है, तो इसको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा M2 इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी, उसके यहाँ पे आ जाएगा
तो यहाँ पे के बी इंटू W1, सॉरी W2 और यहाँ पे डेल्टा टी बी इंटू W1 और यहाँ पे केजी में है। अगर इसी को आपको ग्राम में लेना है तो यहाँ पे M2 विल बी M2 डब्लू ए के बी इंटू W2 और यहाँ पे डेल्टा टीबी तो रहेगा ही रहेगा, इंटू यहाँ पे W1 इन ग्राम हो चुका है और ऊपर 1000 आ जाएगा। तो ये भी हमारा डेरिवेशन हो गया, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला सेम इसी के जैसा ही है। यहाँ पे मोलार मास, हमें मोलार मास ऑफ सल्यूट डिराइव करना है फ्रॉम द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कितना होगा, तो जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सल्यूट डालोगे तो उतना ज्यादा। ठीक है, इन शॉर्ट डेल्टा चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ पे टी एफ में लिख देता हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट की बात चल रही है और यहाँ पे कांस्टेंट के एफ आ जाएगा और यहाँ पे मोलैलिटी है। सेम वही चीज का ना, मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा के एफ। और ये मोलालिटी क्या होता है, तो मोलालिटी होता है W2 और यहाँ पे M2 और यहाँ पे W1 इन केजी। ठीक है, केजी में है ना। अब M2 के टर्म में हमें लिखना है इसको, तो M2 के टर्म में लिख लेते हैं। तो ये M2 इधर आ जाएगा और ये के एफ इंटू W2 और ये डेल्टा टी एफ यहाँ पे आ जाएगा, तो डेल्टा टी एफ और ये M2 इंटू W1 और यहाँ पे इसको हम किसके टर्म में लिख रहे हैं, केजी के टर्म में लिख रहे हैं, तो ये केजी एज इट इज रहेगा। अगर इसको हमें ग्राम के टर्म में लिखना है तो M2 इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा के एफ इंटू W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ इंटू M2 इंटू W1 और इसको केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो ऊपर 1000 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे ये भी डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो हमने ऑलमोस्ट बोर्ड में जितने डेरिवेशन आ सकते थे वो सारे के सारे हमने डेरिवेशन उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखा होगा तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद वीडियो